बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम कॉन्टेक्टर के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, इसकी रेटिंग के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्टेक्टर को होल्ड करने का जो तरीका होता है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यह हमारे सामने एक कॉन्टेक्टर है। इसके मेन कॉन्टेक्टर में हमने सप्लाई इनपुट दी हुई है, फेज़ और न्यूट्रल, और इसके जो मेन कॉन्टेक्ट की आउटपुट है वहाँ से हमने ले जाकर एक लैंप में यानी लोड में कनेक्ट कर दिया। अब होता क्या है कि जब हम इसकी कॉइल को सप्लाई देते हैं तो जब तक इसकी कॉइल को सप्लाई मिल रही है तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहेगा, लेकिन मोटर्स के सर्किट में आपने देखा होगा कि अक्सर हम पुश बटन्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑन और ऑफ़ के जो पुश बटन होते हैं। तो पुश बटन को तो जब तक हम प्रेस करके रखेंगे उस वक्त तक इसकी कॉइल को सप्लाई मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल से सप्लाई हट जाती है। तो इसको हम किस तरह से होल्ड कर सकते हैं या किस तरह से होल्ड करवाते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं कि मसलन यह हमारे पास फेज़ है और ये न्यूट्रल है और हमारे पास कॉन्टेक्टर की कॉइल है A1 और A2, जिसको हमें सप्लाई देनी होती है। तो होता क्या है कि हम पुश बटन के थ्रू, स्टार्ट पुश बटन के थ्रू इसको सप्लाई दे रहे होते हैं। तो स्टार्ट पुश बटन जो है वो इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। तो जब हम इसको पुश करेंगे तो हमारी कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे कॉन्टेक्टर हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा। किस तरह से, इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो ये मेरे पास स्टार्ट पुश बटन है, इसको मैंने एक साइड से फेज़ इनपुट दे दिया और दूसरी साइड से फेज़ आउटपुट, और ये मैं कॉइल में लगा दूँगा। तो इसको न्यूट्रल तो डायरेक्ट कॉइल को हमने पहले ही दिया हुआ है मेन न्यूट्रल से। अब फेज़ जो है वो हमारे पुश बटन के थ्रू आ गया। तो अब मैं स्टार्ट पुश बटन के थ्रू कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये ऑफ़ हो जाता है, चूँकि इसकी कॉइल को तो कंटिन्यू सप्लाई चाहिए। अब इसको होल्ड करवाने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो पुश बटन के थ्रू हमने सप्लाई दी थी, हमें इस पुश बटन के पैरेलल में इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाना होता है। तो इसके पैरेलल में नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से क्या होगा कि जब हम इसको पुश करेंगे तो कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलेगी, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा। जैसे ही एनर्जाइज होगा तो उसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा वो क्लोज़ हो जाएगा। ये सप्लाई देने के बाद ये क्लोज़ हो गया। अब जैसे ही हमने पुश बटन को रिलीज़ किया तो ये तो क्लोज़ था, अब ये क्लोज़ रहेगा, यहाँ से सप्लाई इसको मिलती रहेगी। तो इस तरह कंटिन्यू ये एनर्जाइज रहेगा जब तक कि हम पीछे से स्टॉप पुश बटन से या मेन सप्लाई से इसकी सप्लाई को कट ना कर दें। तो अब हम इसके पैरेलल में, यानी जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को लेकर पैरेलल में अपने पुश बटन को कनेक्ट कर। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस पुश बटन से 2 वायर निकाले और इसके पैरेलल में ही नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम के ज़रिए समझाया, अब मैं इसको जब पुश करके छोड़ दूंगा तो इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा और इसके थ्रू हमारी कॉइल को कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये ऑन रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पुश करके छोड़ दिया, लेकिन हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन है जब तक कि पीछे से स्टॉप पुश बटन के थ्रू, यहाँ पर भी मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ स्टॉप पुश बटन, तो मैं इसकी मेन सप्लाई को बंद करूँगा। ये मेन सप्लाई बंद करने पर ही ऑफ़ होगा, और जब भी हम इसको स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई देंगे तो ये हमेशा इसको होल्ड करवा के रखेगा, इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अब हम कॉन्टेक्टर की रेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। कॉन्टेक्टर के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता है। एक तो सबसे फ्रंट साइड पर जो कॉन्टेक्टर की रेटिंग होती है वो उसकी मेन रेटिंग होती है, जैसा कि यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है LC1D और उसके बाद लिखा हुआ है 12। तो ये 12 का मतलब 12 एम्पेयर है, लेकिन ये एम्पेयर कॉन्टेक्टर में 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर इन्होंने 12 लिखा हुआ है, और जब हम इसके अंदर इसकी नेम प्लेट की डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने 25 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर ITH लिखा हुआ होता है। तो पहले इन दोनों पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो ITH है, यहाँ पर इसको टेक्निकल टर्म में AC1 कहा जाता है, और जो कॉन्टेक्टर के सामने रेटिंग लिखी हुई है उसको AC3 कहा जाता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। AC1 का मतलब है थर्मल लोड, ITH का मतलब है थर्मल और I करंट। तो थर्मल लोड यानी रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड जनरल पर्पज़ लोड जो कि घरों में या ऑफिसेज़ में यूज़ किए जाते हैं,
अगर हमें कॉन्टेक्टर से उस तरह का लोड चलाना है तो हम हमेशा उसकी ITH वाली रेटिंग को देखेंगे, यानी AC1 को। और अगर हमें हैवी इंडक्टिव लोड, जैसा कि इंडस्ट्री में मोटर्स होती हैं, तो हैवी इंडक्टिव लोड अगर हमें चलाना है तो फिर हमें AC3 वाली रेटिंग को देखना होगा, जो कॉन्टेक्टर के सामने लिखी हुई है। तो AC1 हमेशा AC3 से ज़्यादा होगी। जैसा कि आपने कॉन्टेक्टर पे देखा कि ITH तो 25 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्टेक्टर के सामने जो लिखा हुआ है वो 12 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो तकरीबन डबल हो गई उसके। चूँकि हाई इंडक्टिव लोड जो होते हैं उनका इनरश या स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है, इसीलिए उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है यहाँ पर कॉन्टेक्टर की। तो अगर इंडक्टिव लोड चला रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम आप 12 एम्पेयर तक का लोड चला सकते हैं। अगर आप रेजिस्टिव लोड चला रहे हैं तो आप 25 एम्पेयर तक उसी कॉन्टेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था AC1 और AC3 में डिफरेंस। अच्छा, इसके अलावा कॉन्टेक्टर के ऊपर कुछ वोल्टेज की रेटिंग होती है, जैसा कि UI, ये इंसुलेशन वोल्टेज है, और UIMP 6 kV, यानी ये 6000 वोल्ट लिखा हुआ है UIMP, और UI जो है वो 690 वोल्ट। तो इन दोनों को समझ लेते हैं अब। तो UI का मतलब इंसुलेशन वोल्टेज है, यानी ये जो कॉन्टेक्टर है ये मैक्सिमम 690 वोल्ट तक, जो भी उस पर लिखे हुए होंगे, क्योंकि इस कॉन्टेक्टर पे 690 वोल्ट लिखे हुए हैं, तो इसकी जो इंसुलेशन है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो मैक्सिमम 690 वोल्ट तक सही काम करेगी। अगर 690 से ज़्यादा हो गए, मसलन 800 हो गए या 1000 वोल्टेज हो गए, तो उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी या उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो ये मैक्सिमम इंसुलेशन वोल्टेज वहाँ पर मेंशन कर दिए जाते हैं। अच्छा, UIMP जो है वो इम्पल्स वोल्टेज होते हैं, जो कि 6 kV लिखा हुआ है, ये भी डिफरेंट हो सकते हैं। 6 kV का मतलब है 6000 वोल्ट। तो 6000 वोल्ट का मतलब क्या है कि जब भी कॉन्टेक्टर बनाया जाता है कंपनी में, तो वहाँ पर इसको इम्पल्स वोल्टेज देकर चेक किया जाता है कि फॉल्ट आने की सूरत में, सर्ज वोल्टेज आने की सूरत में, या किसी भी वजह से हमारे वोल्टेज अगर हाई होते हैं, वहाँ पर कोई स्पाइक आता है, तो कितने वोल्ट तक हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड कर सकता है, यानी विद स्टैंड कैपेसिटी होती है ये। तो ये 6000 वोल्ट तक अगर कुछ सेकंड या मिली सेकंड्स के लिए आते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर डैमेज नहीं होगा। तो ये एक इम्पल्स वोल्टेज होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही टेस्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर किलोवाट मेंशन होते हैं वोल्टेज के हिसाब से, यानी अगर आप 230 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो मसलन ये 3 किलोवाट का हो गया। अगर 400 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो 5.5 किलोवाट। अगर आपके वोल्टेज 500 से 690 तक हैं तो 7.5, यानी अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ये किलोवाट इन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं। ये किलोवाट AC3 वाली रेटिंग पर है, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। AC1 या ITH जो है थर्मल लोड, उसमें 25 एम्पेयर ही रहेगी इसकी कैपेसिटी। AC3 में वोल्टेज के हिसाब से किलोवाट आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहे हैं। तो ये तो थी इसकी मेन रेटिंग्स। अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। तो इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो दो होते हैं यहाँ पर। एक नॉर्मली ओपन होता है, जिस पे अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और दूसरा NC होता है, नॉर्मली क्लोज। ये जब कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा तो ये ओपन हो जाएगा, जिस तरह से ये क्लोज हो जाता है। फिर ये इसकी कॉइल की सप्लाई हो गई। फिर यहाँ पर हमारे मेन कॉन्टैक्ट्स हो गए। यहाँ पर 3 हैं, L1 L2 L3, और फिर ये T1 T2 T3 इनपुट और आउटपुट। कुछ कॉन्टैक्टर 4 पोल के होते हैं। ATS पैनल में हमें न्यूट्रल भी चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम 4 पोल का कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्टर्स की कुछ एसेसरीज़ भी आती हैं जो कि इसके साथ लगाई जा सकती हैं। जब आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पर आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या दूसरी कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं, जिससे आपको इजाफी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, चूँकि हमें रिक्वायर्ड हो। तो आखिर में हम मल्टीमीटर के ज़रिए से भी कॉन्टैक्टर को चेक करने का आपको तरीका दिखाएंगे। ये हमारे पास मल्टीमीटर है। अगर हमें इसकी कॉइल चेक करनी हो तो हम इसको रेजिस्टेंस पे रखकर, यहाँ मेगा ओम्स में ये दिखा रहा है, और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये 0 पे आ जाएगा, 0। तो जितनी भी हमारी कॉइल की रेजिस्टेंस होगी उसको हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। 0.537 किलो ओम्स, यानी 500 ओम आ रही है इसकी कॉइल की रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको हम कंटिन्यूटी पे रखकर इसका नॉर्मली क्लोज जो है NC, वो अभी चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। तो इसको क्लोज दिखाना चाहिए, ये सही दिखा रहा है, और NO जो है उसको ओपन आना चाहिए, सही है। और जो इसके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं इन सबको इस वक्त ओपन होना चाहिए। तो ये तीनों आप देख सकते हैं कि ओपन है। अब हम इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे और कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करवाएंगे। अब कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है, तो इसके कॉन्टैक्ट जो है वो अब ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी पहले जो नॉर्मली ओपन था अब वो क्लोज दिखाएगा।
सही है। और जो NC था वो ओपन हो जाएगा, ये भी सही है। अब जो इसके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं वो तीनों हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के ज़रिए। कंटिन्यूटी पे हमने रखा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट मेक हो चुका है, दूसरा भी मेक हो चुका है, तीसरा भी मेक हो चुका है। तो इसका मतलब है हमारा कॉन्टैक्टर सही है। यह हम मल्टीमीटर से चेक करने का आपको तरीका दिखा रहे हैं। इसकी कॉइल पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं AC वोल्टेज पे रख के। तो ये हम AC वोल्टेज यहाँ चेक कर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल है और ये फेज़ है। 239 वोल्टेज इसकी कॉइल को इस वक्त सप्लाई मिल रही है। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर के ज़रिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया और उसके हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है कॉन्टैक्टर के हवाले से, आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।